मिस्टर सतीश कुमार, आज के दिन जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है आज की, वो कौन सी? सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला कि राजद्रोह से संबंधित है। क्या? इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार अभी इसमें कुछ बदलाव करना चाह रही है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट से जल्द से जल्द केंद्र सरकार अपनी पोजीशन को स्पष्ट करे। यस। ये राजद्रोह क्या है? ये कानून आज़ादी से पूर्व का एक कानून है सर, जो आर्टिकल 124A में वर्णित है। इसके तहत कहा जाता है कि देश के खिलाफ बोलना या फिर कोई कार्य करना या फिर अन्य किसी मुद्दे के आलोक में किसी व्यक्ति पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है, और इसमें सामान्यतः 3 साल का कैद और जुर्माना का प्रावधान या दोनों हो सकता है। ये 124 भारतीय दंड संहिता का खंड है, सेक्शन। यस। ए क्यों है? 124A यस। ए क्यों लगाया? सब क्लाउज है सर। शुरू में जब भारतीय दंड संहिता क्रियान्वित हुई 1861 में, तो ये 124 ही था, यस। सेडिशन एक्ट था। जब बाद में ये क्रांतिकारी गतिविधियाँ शुरू हो गई, जब नासिक कॉन्स्पिरेसी केस, हरिपुर कॉन्स्पिरेसी केस, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, भागलपुर कॉन्स्पिरेसी केस, तब ये ए जोड़ा गया है आफ्टर 1910। ठीक है ना? आप जो है सोशियोलॉजी से आपने ऑनर्स किया है। यस। टालकॉट पार्सन्स का नाम सुने हैं? यस। क्या योगदान है उसका सोशियोलॉजी में? सर एमाइल दुर्खिम का यस। क्या योगदान? एमाइल दुर्खिम ने समाजशास्त्र के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और इन्होंने बहुत सारे सिद्धांत दिए, जिनमें एक महत्वपूर्ण सिद्धांत इनका है सर आत्महत्या संबंधी सिद्धांत। क्या कहता है एमाइल दुर्खिम? आत्महत्या क्या है? दुर्खिम महोदय का आत्महत्या के संबंध में मानना है सर कि जो कोई भी व्यक्ति यदि आत्महत्या करता है तो उसमें जितना एफर्ट उस व्यक्ति का नहीं होता, उससे कहीं ज़्यादा एफर्ट आसपास की सोसाइटी या पड़ोस का होता है। ये मूल मानना है सर। जितनी बातें आपने कही, लगभग 10 वाक्य एक लाइन में कहा जा सकता था कि आत्महत्या एक सामाजिक फिनोमिना है। यस। ये एक सामाजिक, संक्षिप्त में कहने का चाहिए। ठीक है। नाउ आधुनिक समाजशास्त्र देखते हम लोग भारत का, तो योगेंद्र सिंह का आपने नाम सुना है? क्या उनका योगदान है? अभी एग्जैक्ट तो याद नहीं सर। ग्रेटर ट्रेडिशन और लेसर ट्रेडिशन, बड़ी परंपराएं और छोटी परंपराएं। मैक्स वेबर का प्रोटेस्टेंट एथिक्स क्या कहता है? प्रोटेस्टेंटवाद का सिद्धांत जो मैक्स वेबर का, वो क्या कहता है? एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा सर। आपके पिताजी कृषि में हैं यस। और रहने वाले आप जो हैं गढ़वा के। यस। इस समय कृषि का किस स्वरूप के फसल उगाया जाता है मौजूदा समय में? अभी गेहूं का फसल काट लिया गया सर, और अब कुछ दिनों के बाद खरीफ का फसल बोया जाएगा सर, वो मई जून के आसपास। इस समय किस फसल की खेती होती है? तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता कारवां क्यों लुटा? जायद फसल सर। जायद। अब आए पॉइंट पे आप, यस। है ना? जायद, हाँ, बेजुन जायद। जायद के लिए जायद में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? मूल रूप से खरबूज, तरबूज, खीरा, ककड़ी या अन्य सब्जियां हैं? सब्जियों में झारखंड का प्रति व्यक्ति उत्पादन या प्रति एकड़ उत्पादन कह लीजिए, क्या पोजीशन है पूरे देश में? एक्चुअली डाटा नहीं आता सर। सेकंड, झारखंड की कितनी भूमि सिंचित है? झारखंड के लगभग 17% भूमि सिंचित है। अराउंड 20। ये डाटा आपका थोड़ा पुराना है, अब लगभग 20 हो गया है ना? इच्छा उच्छा प्रोजेक्ट लगभग 19 से 20। ठीक है। इतना बड़ा भूभाग कृषक
असिंचित होने का झारखंड के कृषि व्यवस्था पर क्या असर पड़ता है? सारांश में ये कह लीजिए कि रबी की उत्पाद पिछले सत्र में, पिछले वित्तीय वर्ष में कितनी थी? 2020-21 में रबी की उत्पादन कितनी थी? लगभग 5.72 लाख टन। और खरीफ की 56 लाख टन। 10 गुना खरीफ की उत्पादन होती है। क्यों? क्योंकि खरीफ के फसल में तो देवता रहते हैं, रबी में वो नाखुश हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए उत्पादन कम होता है। ज़रूरत है सिंचाई परिक्षेत्र बढ़ाने की। ठीक है, आपके यहाँ किस चीज़ की खेती होती है? यहाँ चावल का, गेहूँ का, मक्का का, अरहर का, से ये अरहर की खेती होती है। अरहर की जो सबसे उन्नत प्रजातियों में एक अभी बिरसा मुंडा एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट ने इजाद किया, जिसमें कि परंपरागत अरहर से 1.25 गुना ज़्यादा उत्पाद होता है। क्या आप उसका नाम बता सकते हैं? बिरसा अरहर, बिरसा अरहर 1, बिरसा अरहर 2। आपकी हॉबी में योग है। योग से क्या आपको लाभ होता है? योग से मानसिक शांति मिलती है सर, स्वस्थ रहने में सहयोग मिलता है, ये लाभ मिलता है। विश्व योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 जून। सर सतीश, अगर आप झारखंड प्रशासनिक सेवा के लिए चुने जाते हैं तो किसी भी सरकारी योजना को कैसे लागू करेंगे? जी सर, लागू करने का आधार क्या होगा? जो भी उसके नियम कानून बनाए हैं सर, उसे मैं अच्छे तरीके से पढ़ूंगा और अधीनस्थों को बताऊंगा, उसे ग्रास रूट लेवल तक लागू करूंगा, गांव-गांव में जाकर। ठीक है, मान लीजिए आप बाकी चीज़ों का तो चयन कैसे करेंगे? लाभार्थी का चयन का आधार क्या होगा? वैसी योजनाएं जिसमें लाभार्थी के चयन का अधिकार मेरे पास होगा, उसके लिए हमारे साथ जो अधीनस्थ हैं और गांव पंचायत के थ्रू जो लोग हैं उनका सहयोग लेकर मैं उन्हें चयनित करूँगा। और जिन योजनाओं में चयन का आधार मेरे पास नहीं है, मैं उसमें चयन करूँगा। मान लीजिए आप प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, आपके एरिया में 20 पंचायत, यस सभी पंचायत से आप आंकड़ों को जमा करेंगे। यस ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं यस सर। कि वे लाभार्थी का चयन खुद करके आपके पास लिस्ट भेजते हैं? नहीं, दोनों होता है सब कुछ। जैसे सपोज जिस समय हमारी नियुक्ति थी उस समय से पहले की योजनाएं यदि चल रही हैं तो उसके लाभार्थी अलग हैं, लेकिन यदि कोई नई स्कीम आया और उस वक्त लाभार्थी का चयन करना है तो मेरे ही ब्लॉक से या पंचायत से होकर जाएगा, तो उस वक्त हम उस योजना में लाभार्थी के चयन का प्रयास करेंगे। ठीक है, नक्सलवाद के क्या कारण? झारखंड में नक्सलवाद के मूल कारण भूमि संबंधी, यहाँ भूमि का उचित वितरण नहीं है, असमानता है और गरीबी, यहाँ मूल कारण है। अगर गरीबी कारण है तो गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाला एक बड़ा विभाग संथाल परगना इससे क्यों इफेक्टेड नहीं है? संथाल परगना भी इफेक्टेड है सर, लेकिन अपेक्षानुरूप कम है, कहा नहीं सकता। क्यों? गरीबी इक्का दुक्का घटनाओं को छोड़ करके सघन रूप से वह आच्छादित नहीं माना जाता। वहाँ जंगल जो है सब कम मात्रा में है, इसलिए नक्सलवादियों को छुपने का सहारा कम मिल पाता है, यह भी एक रीज़न है सर। और इसके और भी कारण है सर, जैसे अशिक्षा जहाँ है वहाँ भी नक्सली गतिविधियाँ हैं। क्यों? अगर अशिक्षा एक कारण है नक्सली बनने का, लेकिन अगर देखा जाए तो भारत एवं वैश्विक स्तर पर जो लोग भी आतंक, नक्सल जैसे घटनाओं से इंस्पायर्ड रहे हैं सभी शिक्षित लोग। ओसामा बिन लादेन तो बहुत शिक्षित पर्सन था। नेतृत्व सही मायनों में शिक्षित पर्सन के पास है सर, लेकिन उनके अंदर जो काम करते हैं, जो लोकल एक्सप्लायर्ड हैं, उनमें अशिक्षा की कमी है। उन्हें बढ़ाना फुसलाना आसान होता है, माइंडवाश आसानी से किया जा सकता है। झारखंड की जो नक्सल गतिविधि है वो हाल के दिनों में गिरी है, इसके लिए जिम्मेवार कारक कौन सा है? इसके लिए सरकार मूल रूप से क्लीन कंट्रोल और डेवलपमेंट के अप्रोच से कार्य कर रही है। इसके कारण ये गिरी है। डेवलपमेंट के कार्य तेजी से हुए हैं,
लोगों में शिक्षा का दर बढ़ा है, लोग जागरूक हुए हैं। ऐसे में हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहते, इसलिए नक्सलवादी गतिविधियाँ कम हुई। लेकिन मॉब लिंचिंग की घटनाएं तो बढ़ी हैं। जी सर। ओके, झारखंड का लोगो बताइए, क्या उसकी विशेषता है? लोगो क्या है और उसकी विशेषता क्या है? झारखंड के लोगों में 4 सर्कल है सर। सॉरी सर, सर्कल नहीं आ रहे, उसमें मूल रूप से उसमें हाथी है, पलाश का फूल है और नृत्य करता हुआ किस सर्कल, किस घेरे में? सॉरी सर, ये नहीं। आप राज्य का लोगो नहीं जान। ओके, प्रगतिवाद के बारे में बताइए। छाया 1936 से लेकर 1943 तक का जो हिंदी साहित्य में कालखंड है सर, उसे प्रगतिवाद कहते हैं। इस वक्त के कवि जो भी हैं वो देश के वैसे समस्या को लेकर आ रहे हैं जो मतलब आम नागरिकों से संबंधित है और मूल रूप से मार्क्सवाद का चित्रण कर रहे हैं अपने किताबे में। ये प्रगतिवाद है। तो मार्क्स का प्रभाव इतना लेट से क्यों? एक्चुअली क्योंकि भारत के राजनीतिक पोर्टल पर मार्क्सवादी चेतना 1920 के बाद विकसित। जी सर। साहित्य और सिनेमा हमेशा अपने समाज के दर्पण होते हैं। यस सर। भारत में 1936 के बाद मार्क्सवाद का ढलान कहाँ हुआ? फिर ये साहित्य में क्यों इतने पॉपुलर हैं? दरअसल एक खास ईस्वी सन से किसी काल का को डिनोट करना उचित नहीं है सर। हिंदी साहित्य में वैसे 1930 के बाद से भी इस प्रकार की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, लेकिन आपने ही तो एक निश्चित कालखंड को रखा कि हम यहाँ से मार्क्सवादी विशेषता देख रहे हैं, इसको प्रगतिवाद का नाम दे रहे 1936 हैं। के बाद से गहन प्रवृत्ति दिख रही है सर, इसलिए हिंदी साहित्य काल में इसे प्रगतिवाद 1936 से माना जा रहा है। प्रगतिवाद की सबसे बेहतरीन रचना कौन सी है? सॉरी सर, नई कविता क्या होती है? 1953 के बाद का एक काव्य जो भी रचेगा उसे नई कविता कहा गया। इसमें स्वच्छंदतावाद ज़्यादा हावी है और आम जनजीवन की समस्याओं को लेकर कविता रची गई है, जैसे गरीबी, भूखमरी, आम जनमानस की कविता है नई कविता। नई कविता प्रगतिवाद का भाग है या प्रतिवाद से स्वतंत्र पहचान बनाती है? स्वतंत्र पहचान है, लेकिन प्रगतिवाद का कुछ अंश वहाँ भी दिखाई देता है सर, ज़्यादा मुख्य रूप से दिखाई देता है। प्रगतिवाद के एक बड़े विचारक हैं अज्ञ, जी सर। उनकी पॉपुलर रचना कौन है? सॉरी शेखर एक्यूनी, ठीक है। कितने नाम में कितनी बार दयावर। आप ये बताएं, झारखंड में एक चर्चित सीएनटी एक्ट, जी सर। सीएनटी एक्ट में सुधार होना चाहिए। जी सर, बिल्कुल होना चाहिए सर। किस प्रकार का सुधार चाहते हैं? एक ऐसा प्रोविजन जो आदिवासी के जमीन को ट्रांसफर करने से संबंधित है कि आदिवासी अपने थाना के अंदर ही जमीन को बेच सकते हैं। मुझे लगता है सर इसमें सुधार होना चाहिए, इसको भी जिला स्तर पर लेके जाना चाहिए। क्या होगा इससे? इससे होगा कि उन्हें अपने जमीन को बेचने पर उचित मूल्य मिल सकता है। लेकिन सीएनटी का मौलिक उद्देश्य तो है कि जमीन का हस्तांतरण हो ही नहीं। ऐसा है उद्देश्य सर, लेकिन सवाल ये भी है कि जिस आदिवासी के पास जमीन है उसका मूल संपत्ति वही है, तो अपने कार्यों के लिए उस जमीन का उपयोग न कर पाना ये कहीं ना कहीं दुखद है सर। तो उससे इस प्रकार का संशोधन करिए कि कृषि के जगह पर उसका व्यवसायिक यूज करने की छूट दे दीजिए। जी सर। लेकिन उस संशोधन का एक्सेप्ट नहीं हुआ, सामाजिक स्वीकृति नहीं मिली उससे। जी सर, स्वीकृति नहीं मिल पाई, लेकिन ऐसा बिल लाया गया था पिछली सरकार में। तो अस्वीकार कर दिया। यस सर। स्वीकार करना तो सरकार का काम है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए, बदलाव आवश्यक है। चलिए एक क्वेश्चन और, झारखंड में वनों के वर्गीकरण का आधार क्या है? किस आधार पर वन वर्गीकृत किया जाता है? झारखंड में वनों के वर्गीकरण को दोनों आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है सर। एक वर्षा के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है और एक सरकार ने वर्गीकरण किया है। तो सरकार ने जो वर्गीकरण किया है उसे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। वो किस आधार पर किया? आप वहाँ बताएं कि वर्षा प्रतिरूप के आधार पर किया। वनों के सघनता के आधार पर। वनों की सघनता के के आधार। कोई भी रिजर्व वन में कितना प्रतिशत वन डेंसिटी होनी चाहिए? ऐसा कोई मानक नहीं है। तो फिर कैसे तय करेंगे? सॉरी सर, वो मानक VDF, MDF और ओपन फॉरेस्ट में होता है। ओपन फॉरेस्ट
जो है उसका सर्वाधिक विस्तार किस जिले में? झारखंड में साहेबगंज में सर्वाधिक विस्तार कितना एरिया में फैला हुआ है? 0.33%। आप फॉरेस्ट गार्ड, आप ऐसे वनों को संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं? हालांकि मेरा भी दायित्व है ऐसे वनों का संरक्षण करना सर, लेकिन मेरे एरिया में ओपन फॉरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं प्रत्यक्ष भूमिका नहीं निभा पाता हूँ। मेरे एरिया में प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ओके सर, सोशियोलॉजी में ग्रेजुएशन किए हैं। लीडरशिप सेक्टर था क्या? लीडरशिप ऐसा बताइए। किसी भी व्यक्ति में लीडरशिप एक ऐसा गुण है जिसके माध्यम से वह अपने बातों को लोगों से मनवा सकता है या मनवाने की क्षमता होती है। इसका प्रकार बताइए, कितने तरह के? ग्रुप जी सर। ग्रुप बताइए, ग्रुप का परिभाषा बताइए। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के समूह जिसमें आपसी संवाद होते हैं, अंतर संबंध हो, उसे ग्रुप करते हैं। ग्रुप के भी कई बात कौन? जैसे परिवार, समुदाय। ओपन ग्रुप किसको बोलते हैं? क्लोज ग्रुप, ओपन ग्रुप पढ़े हैं यस। क्या? क्लोज ग्रुप और ओपन ग्रुप दोनों में एक बेसिक अंतर ये है सर कि क्लोज ग्रुप में व्यक्ति अंतर संबंधित जब होता है तो अपनेपन की भावना ज़्यादा होती है और ओपन में कम होता है। यही अंतर है। राक्षस विवाह क्या है? किसी कन्या का जबरदस्ती हरण तक कर शादी कर लेना राक्षस विवाह। जैसे उदाहरण समझिए। अभी एक फिल्म आ रही है, उसमें हीरो हैं ये खन्ना, अच्छा हाँ अक्षय खन्ना। बताइए, फिल्म राक्षस विवाह किए हैं उसमें। पृथ्वीराज चौहान कैसा शादी किया? पृथ्वीराज चौहान राक्षस विवाह में नहीं आना चाहिए सर, क्योंकि वे सब तो युद्ध में जीत कर अभी तो यही ना बात लेकर के भाग कर शादी किया है। द्रौपदी की शादी, नहीं सर। सीता की शादी, नो सर, ये तो राक्षस स्वयंवर है, वो स्वयंवर है। स्वयंवर में आया सर। और ये स्वयंवर विवाह कौन सा? संयोगिता के साथ जो शादी हुआ पृथ्वीराज चौहान का है ना? अंबिका अंबालिका की जो शादी हुई, कुछ हद तक ऐसा कह सकते हैं सर, लेकिन पूरी तरीके से मैरिज के प्रकार राजपूतों में एक प्रशंसित विवाह है, ठीक है, राक्षस विवाह, जिसमें ताकत के दम पर शादियां की जाती है। स्वयंवर शादी के जितना भी रूप है सब राक्षस शादी के ही रूप है। ये सतीश जी, ये चल रहा है अभी क्षेत्रीय भाषाओं का दौर, आप हिंदी भाषा क्यों लिए? जिस क्षेत्र में मैं निवास करता हूँ सर, उस क्षेत्र में हिंदी बहुतायत मात्रा में बोली जाती है और पारिवारिक संदर्भ भी मेरा कुछ ऐसा है कि हिंदी से मैं ज़्यादा जुड़ाव महसूस करता हूँ, इसलिए हमने हिंदी भाषा ली। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि क्षेत्रीय भाषा पढ़ने से जो क्षेत्रवाद है वो बढ़ेगा? खोटा का अलग, नागपुरी का अलग, मराठी का अलग, तमिल का अलग, मतलब क्षेत्रवाद जो है सो और बढ़ेगा, ऐसा आपको लगता है क्या? जी नहीं सर, ऐसा नहीं। किसी भी भाषा को पढ़ने से क्षेत्रवाद की गतिविधियाँ नहीं बढ़ती। उस भाषा को पढ़ने से संकुचित विचारधारा से यदि हम हो जाए कि यही भाषा मेरे लिए प्रगति का मार्ग है, तो ये विनाशकारी हो सकता है। आज का जो अखबार है वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक कोट किया है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार का यह दायित्व है यह डिफाइन करे कि कौन है अल्पसंख्यक। तो आपको क्या लगता है कौन है अल्पसंख्यक? अल्पसंख्यक की परिभाषा क्या है? भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक की परिभाषा नहीं दी गई है। राज्य सरकार तय करती है कि कौन समुदाय अल्पसंख्यक है। झारखंड में भारत में कितने अल्पसंख्यक समुदाय हैं? आर्टिकल 29 के तहत सर नंबर नहीं याद है, लेकिन मैं हाँ बता दीजिए, संख्या गिन दीजिए। मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई, बौद्ध, और एक सिख और बौद्ध, ये दो कम्युनिटी मेजोरिटी में नहीं आते हैं। ऑफिशियली तौर पर इस्लाम और जो क्रिश्चियनिटी है, इन दोनों को अल्पसंख्यक माना जाता है। लास्ट में एक संशोधन के द्वारा जैन 2013 में शामिल किया गया। ठीक है, काफ़ी अच्छा रहा आपका, आप जा सकते हैं।